दोस्तों, हर तरफ एक चर्चा हो रही है बहुत जबरदस्त। सर्वे आ गया, सर्वे आ गया, सर्वे आ गया। और सर्वे आने के बाद एक खेमे में बहुत खुशी है, दूसरे खेमे में निराशा है, लेकिन रणनीति बन रही है। निराशा वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सब बिकी हुई मीडिया है, अपने हिसाब से सर्वे करती है। नरेंद्र मोदी जी को मीलों आगे दिखाया जा रहा है। अलग अलग सर्वे आए हैं। इंडिया टीवी आईएनएक्स का सर्वे है, एबीपी न्यूज का सर्वे है, और दोनों सर्वे में मोटे तौर पर एनडीए गठबंधन को 300 से अधिक सीट मिल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, जिसको इंडिया कह रहे हैं, उस इंडिया को 170, 178, 180 ये सीटें मिल रही हैं और अन्य को 50, 45 इस तरह से सीटें मिल रही हैं। स्टेट वाइज जो आंकड़ा है वो आप सबने देखा होगा, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हर स्टेट में बिहार को और महाराष्ट्र को छोड़ करके, सदर्न स्टेट को छोड़ करके, मोटे तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उसमें महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, तो बीजेपी गेन कर ही रही है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि स्टेट वाइज अगर कुछ सीटों का नुकसान हो भी रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर, एनडीए गठबंधन को 300 से ऊपर सीटें मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव में अजेय दिख रहे हैं। तो सवाल है फिर 2024 का चुनाव कराया ही क्यों जाए, जब अभी से ही यह पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। वैसे एक शंका यह भी जताई जा रही है विभिन्न खेमों से कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी आ गए तो ऑफिशियली शायद चुनाव होंगे ही नहीं। अब यह शंका हो रही है। अब ये शंका है या उसका एक तात्पर्य है, क्योंकि तीसरी दफा भी अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके आ जाते हैं तो अजेय हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए विपक्ष भी चाहता है कि किसी भी सूरत में 2024 को हम गंवाए नहीं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे कई मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला का स्वागत करते हैं, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हैं, आजकल बहुत मुखर होकर के अपनी बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं। ज्ञानेश जी, आपका स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर में हमारे और दो मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, मीडिया का जो ये सर्वे है, झूठ है या सच है? धन्यवाद आशुतोष जी। अब सर्वे को झूठ या सच ठहराने का अधिकार तो मुझे नहीं है, और निजी तौर पर ऐसे ही सर्वे पर मेरा विश्वास रहा है। यह देखा जाए कि उस सर्वे को में जो शामिल कितने लोग हैं, किस आधार पर सर्वे निकाला गया है। दो सर्वे का आपने उल्लेख किया, और दो सर्वे मैंने भी देखे हैं। एक मीडिया संस्थान है पॉलिटिकल क्रिटिक, संभवतः आपने भी देखा होगा। मैं इसलिए इनका नाम मुझे याद है कि कर्नाटक का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इनका सर्वे जो परिणाम आए तो काफी हद तक सही थे। मतलब जिस इलाके वाइज उन्होंने घोषणा की थी उसके अनुसार वह लगभग सही साबित हुए थे। तो पॉलिटिकल क्रिटिक का जो सर्वे है उसके अनुसार एनडीए को 255 सीटें मिल रही हैं, और इंडिया दल समूह को 225, और अन्य जो है वो 63 है। और अगर आप इनके 255, 225 और 63 को भी अगर आप राज्य अनुसार देखना चाहेंगे तो भी कई तरह के संदेह इसमें पैदा होते हैं। कई राज्यों को जो वहाँ की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, या जिस तरह की राजनीतिक चुनौतियां वहां पे एनडीए के सामने है, और जो ये इनका सर्वे बता रहा है, वो इन दोनों में बहुत ही फर्क है।
इसी तरह से आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ये टीएमसी के एक सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसको तभी मैं पढ़ पाया, मैं देखा नहीं था उससे पहले। इसने भी एक सर्वे किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में भी एक सर्वे आई है, जिन्होंने अपने आकलन के आधार पर कुछ प्रोजेक्शन किए हैं, और अपने प्रोजेक्शन में उन्होंने 272 सीटें बीजेपी को दी। सवाल है कि आमतौर पर चूंकि कैसे सर्वे होते हैं बेहतर तरीके से आप जानते हैं, और कौन सर्वे कर रहा है यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके सर्वे में लोगों की संख्या, मतलब आपका समूह बहुत लंबा व्यापक नहीं है विभिन्न राज्यों में, तो बहुत आसानी से कुछ उसको स्वीकार कर लेने में लोगों को दिक्कत होती है। राजनीतिक जो स्थितियां हैं और जिन सर्वे का आप उल्लेख कर रहे हैं वह इस तरफ संकेत नहीं करते। कोई इंडिया दल समूह ने जो चुनौतियां पैदा की हैं विभिन्न राज्यों में, वो सबके सामने है। इंडिया दल समूह में जो राज्य हैं उनमें लगभग 11 राज्यों में उनकी सरकार है, और कांग्रेस और उन दलों के मतों को अगर आप देख लिया जाए जो पिछले 2019 के चुनाव में उनको प्राप्त हुए थे, तो जितना बीजेपी एनडीए दल समूह को टिकट वोट मिले थे, और लगभग जो इंडिया दल समूह के पास को जो मिले थे लगभग बराबर है। लेकिन जो स्थितियां 2019 के चुनाव में बिहार में थी वो आज नहीं है, जो राजनीतिक स्थितियां महाराष्ट्र में थी वो आज नहीं है, जो राजनीतिक स्थितियां दिल्ली में थी वो आज नहीं है, जो राजनीतिक स्थितियां उत्तर प्रदेश में थी वो आज नहीं है। राजनीतिक हालात बहुत बदले हैं, और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको अपने 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करना है, जो अब तक के नहीं कर रही है। अभी तक जो इनका रवैया है, जो दृष्टिकोण है, जो काम करने का तरीका है, वह केवल है कि इंडिया दल समूह के ऊपर हमला करना, विपक्षी दलों की आलोचना करना। इनकी अपनी खुद की उपलब्धियां क्या है वो उसकी बात नहीं हो रही है। और मेरी अपनी समझ है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकते, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप अगर अपनी सरकार की उपलब्धियां, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कारगर होता है। और कारगर गवर्नेंस के मुद्दे पर एनडीए के सत्ता काल के ऊपर ढेर सारे सवाल है लोगों के सामने, और ढेर सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को लेकर के सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। अगर मणिपुर की जो घटना है उसमें कोई सत्ता शासन चुप रह सकता है और चुप रह करके भी जन समर्थन हासिल कर सकता है, तो ये तो सर्वे करने वाले ही बता सकते हैं। अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सत्ता शासन चुप रह सकता है और चुप रह करके भी जन समर्थन हासिल कर सकता है, तो यह तो जो लोग इस तरह का निष्कर्ष निकाल रहे हैं उनके विवेक के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए।